हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आपको आज मैं फंडामेंटल राइट सीरीज़ का ही अगला चरण यानी अनुच्छेद 15 डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि राइट टू इक्वलिटी यानी समानता के अधिकार का एक विस्तार है। कल हमने समानता का अधिकार यानी अनुच्छेद 14 पर चर्चा किया था। आज आज मैं उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए यानी हम लोग फंडामेंटल राइट सीरीज़ पर डिस्कशन कर रहे हैं। आज मैं अनुच्छेद 15 पर चर्चा करने जा रहा हूं। अनुच्छेद 15 RRCSP रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ या इनमें से किसी एक के आधार पर सार्वजनिक स्थल पर कोई भेदभाव से मनाही करता है। यह केवल नागरिकों के लिए है, जो गैर नागरिकों पर लागू नहीं होता है। दूसरे शब्दों में इसमें साफ साफ कहा गया है, अनुच्छेद 15(1), 15(2) ये दोनों जो है मूल प्रावधान हैं। 15(1) में ये कहा गया है रिलीजन यानी धर्म, रेस यानी मूल वंश, कास्ट यानी जाति, सेक्स यानी लिंग, प्लेस ऑफ बर्थ यानी जन्म स्थान आदि आदि या इनमें से किसी एक के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। आगे इसका विस्तार नहीं किया गया है। हालांकि 15(2) में अनुच्छेद 15 के उपवाक्य 2 में भी इन्हीं समूह का जिक्र है और इसमें कहा गया है किसी भी तरह की डिसेबिलिटी यानी अक्षमता यानी किसी भी व्यक्ति पर कोई किसी तरह का कोई आरोप लगाना कि भाई आप विकलांग हैं, आप अक्षम हैं, आप ये काम नहीं कर सकते, आप वो काम नहीं कर सकते, इस आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। दूसरे शब्दों में शारीरिक अक्षमता हो या मानसिक अक्षमता हो, डिसेबिलिटी किसी भी प्रकार का हो, किसी आधार पर संविधान भेदभाव की इजाज़त नहीं देता। और तो और 1994 में बने पीपल विद फिजिकल डिसेबिलिटी यानी PWD के लिए आरक्षण अधिकांश राज्यों में 4% है। केंद्र सरकार की सेवा में भी 4% है। यानी जो शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति हैं उनके लिए रिजर्वेशन भी काफ़ी हद तक 4% तक बढ़ा दिया गया है, जो कि पहले कम हुआ करता था। तो इस प्रकार से इसमें किसी भी तरह के भेदभाव की मनाही है। लाइबिलिटी यानी देनदारी, जैसे आपके ऊपर बैंक का कर्जा है, आपके ऊपर फलाना है, बिजली विभाग का बकाया है या धमाका है, इस आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता या इनमें किसी एक के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। कंडीशन, रेस्ट्रिक्शन और कंडीशन बाद में है। रेस्ट्रिक्शन का मतलब है किसी भी तरह का किसी भी काम को करने से रोकना, यानी कोई पाबंदी लगाना कि भाई आप शारीरिक रूप से अक्षम है या इस जाति से संबंधित हैं, ये मत छूइए, वो मत छूइए, या इधर मत जाइए, उधर मत जाइए, ये मत करिए, वो मत करिए, ये सब नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार से कोई शर्त भी नहीं थोपी जा सकती, कोई कंडीशन नहीं थोपी जा सकती भाई यहाँ केवल उन लोगों के लिए, जैसे कई बार उसमें शॉर्ट वीडियो में दिखाता है मजाक मजाक में कि किसी का पैर लगा के गिरा दिया, किसी को अक्षम बना दिया, किसी को कपड़े के लेकर मजाक कर दिया, किसी के चेहरे को लेकर के मजाक कर दिया, किसी के कुछ आधार पर मजाक कर दिया, नाक से अगर किसी का नेटा बह रहा है या आंख में कीचड़ है तो उस आधार पर किसी को वर्जित कर दिया। ऐसी बात बिल्कुल नहीं की जा सकती, यानी किसी रेस्ट्रिक्शन या कंडीशन के अधीन भी नहीं किया जा सकता। RRCSP या इनमें से किसी एक के आधार पर, विद रिगार्ड टू यानी इनमें से किसी एक के आधार पर निम्नलिखित के मामले में कोई भेदभाव नहीं किया। वो मामले कौन कौन से हैं? वो मामले हैं शॉप्स यानी दुकान के मामले, या किसी जगह पे कोई एंटरटेनमेंट यानी लोग मनोरंजन के लिए एकत्रित हैं, या पब्लिक रिजॉर्ट हो यानी लोग समागम के लिए। अब जैसे चंडीगढ़ के पास लोग जाते हैं, तरह तरह के लोग आते हैं अलग अलग जगहों पे। रिजॉर्ट हो नहीं जहाँ शादी ब्याह के लिए लोग जाते हैं, वहाँ तो जिसको न्योता मिलता है वही जा सकता है, उस जगह को नहीं माना जाएगा। सार्वजनिक स्थल होना चाहिए। सार्वजनिक का मतलब केवल इससे नहीं होता कि जहाँ भीड़ भाड़ हो।
सार्वजनिक का मतलब ये भी होता है कि वहाँ कोई भी जा सकता है पैसा खर्च करके, जैसे ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं, बस में यात्रा कर सकते हैं, वह सार्वजनिक स्थल है। ऐसा नहीं है कि किसी रिज़ॉर्ट में शादी-ब्याह में चले गए और कहने लगे कि हम तो सार्वजनिक स्थल पर आए हैं, ये नहीं है। तो या तो रिज़ॉर्ट हो, या तो एंटरटेनमेंट की जगह हो, या कुआँ हो, जलाशय हो, बेदिंग घाट हो यानी स्नान घर हो, या रोड हो, सड़क हो, या कोई और इस तरह की चीज़ हो, जो कि सार्वजनिक स्थल का को परिभाषित करती हो। ठीक है? इन सब जगह पर आरआरसीएसपी के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये 15(2) के 2 उपवाक्य हैं, 2A और 2B। ठीक है? इनमें इन इन सब चीज़ों का ज़िक्र किया गया है। 15(3) महिलाओं और बच्चों के लिए ये अगर कोई राज्य कोई कानून बनाता है तो वह भेदभाव में नहीं आएगा। ये अपवाद है, 15(3) से आगे अपवाद हैं। जैसे पहले 12 सप्ताह का मैटरनिटी मातृत्व लीव छुट्टी मिला करता था। यानी ऐसी माताएं जो एक्सपेक्टेंट मदर हैं, जो किसी बच्चे को जन्म देने वाली हैं, या लैक्टेटिंग मदर हैं, दूधपान कराने वाली माताएं, उनको 12 सप्ताह का पेड लीव मिला करता था। नरेंद्र मोदी ने उसे बढ़ा दिया है। अब मोटे तौर पर ये 4 सप्ताह से ज़्यादा का है, यानी ये 26 या 27 सप्ताह का कर दिया है। दूसरे शब्दों में अनुच्छेद 42 के अंतर्गत मातृत्व लाभ की बात कही गई है, डीपीएसपी का हिस्सा है। उसे 15(3) के साथ जोड़ करके जो अपवाद है, और उसे काफ़ी बढ़ा दिया गया है। अब आप ये कहेंगे पुरुषों के लिए अलाउड क्यों नहीं है? महिलाएं कुछ ऐसे काल से गुजरती हैं, ऐसे पीरियड से गुजरती हैं जो पुरुष नहीं गुजरता, जैसे प्रसव काल। तो जाहिर है ये केवल महिलाओं के लिए है, पुरुषों के लिए नहीं है। नहीं तो महिलाएं भी पुरुषों से कहने लगेंगी, भाई हमारे अवस्था में आकर के दिखाओ, उसके बाद से फिर ये लाभ लो। तो ये कैसे हो सकता है? जाहिर है ये छुट्टी केवल महिलाओं को, पेड लीव की बात मैं कर रहा हूँ। अब 26 सप्ताह का पेड लीव उनको मिलता है, यानी मोटे तौर पर 4 सप्ताह, 6 सप्ताह के लिए 6 चौको 24 और 2 सप्ताह और जोड़ लीजिए, 26 सप्ताह, 24 से 2 26। तो आप कह सकते हैं कि इतने समय के लिए महिलाओं को पेड लीव मिलता है, यानी वो घर पर रह सकती हैं, फिर भी उनको सैलरी मिलती रहेगी। ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने महिलाओं के लिए किया, ये सरकारी आदेश से किया गया, इसके लिए किसी संविधान संशोधन की जरूरत नहीं है, न पड़ेगी। तो इस प्रकार से, और इस मामले में कोई भेदभाव माना भी नहीं जाएगा। 15(3) में ये अपवाद दिया हुआ है। 15(4) को पंडित नेहरू ने पहले संविधान संशोधन से जोड़ा था। शैक्षणिक और सामाजिक रूप से जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके लिए 15(4) है, उनको सरकारी सेवाओं में और एक्चुअली 15 जो है, अनुच्छेद 15, वो सरकार द्वारा आंशिक रूप से या पूरी तरह से वित्त पोषित शिक्षण संस्थानों के लिए है, और 16(4) जो है ये सरकारी सेवा योजन के लिए है। तो 15 को आप कह सकते हैं शिक्षण संस्थानों में बिना भेदभाव के एंट्री लेवल पर रिजर्वेशन देने से संबंधित है, यानी प्रवेश स्तर पर आरक्षण देने से संबंधित है। सॉरी। चश्मा खराब हो गया। इस प्रकार से अनुच्छेद 15(4) को पंडित नेहरू ने जोड़ा था। 15(3) तक ही मूल संविधान के हिस्सा हैं। 15(4) को पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा पंडित नेहरू ने जोड़ा था। 15(5) को अर्जुन सिंह ने जुड़वाया था, जो पीए इनामदार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस आया था 2005 में, उसके रिएक्शन में जोड़ा था अर्जुन सिंह ने। उन्होंने भी शिक्षण संस्थानों में
ये रिजर्वेशन ओबीसी के लिए रिजर्वेशन की ओबीसी तथा एससी एसटी कर दिया था कि आरक्षण की वकालत किया था। यानी ओबीसी को पहले आरक्षण नहीं मिलता था, एससी को 15% और एसटी को 7.5% पहले से रिजर्वेशन का प्रावधान था। उच्च शिक्षण संस्थानों में जैसे एम्स है, आईआईएम है, आईआईटी है, लेकिन ओबीसी को 27% रिजर्वेशन देने की व्यवस्था इन्होंने, अर्जुन सिंह ने किया। साथ ही जो ऐसे शिक्षण संस्थान जो निजी शिक्षण संस्थान हैं, यानी जहां सरकार फंडिंग नहीं करती है, वहां भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, ईडब्ल्यूएस कहा, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस कहा जाता है, उन वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षण की कुछ व्यवस्था की गई, जिसे राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के द्वारा कपिल सिब्बल जब उच्च शिक्षा मंत्री थे, यानी ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन मंत्री थे, तो उन्होंने इसे लागू कराया था। और वास्तव में ये सारी व्यवस्थाएं पहले के सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसले के आधार पर दिए गए, जो बसंत कुमार, मोहिनी जैन, उन्नी कृष्णन, बंधुआ मजदूर मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, मोहिनी जैन का तो वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका है, उन्नी कृष्णन का वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश है, एक का 92, एक का 93, एक का 97, बंधुआ मजदूर मुक्ति मोर्चा का 97 है। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी एजुकेशन बनाने की व्यवस्था अनुच्छेद 21A के तहत किया था। इसी के अनुपालन में अर्जुन सिंह ने 93वें संविधान संशोधन की व्यवस्था किया और उसे कपिल सिब्बल ने लागू करवाया 2009 में, एक एक्ट पारित करा करके, राइट टू एजुकेशन एक्ट पारित करा करके, फ्री एंड कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन एक्ट भी कहते हैं इसको। तो इस प्रकार से यानी सभी बच्चों के लिए, 6 से 14 वर्ष की उम्र तक के सभी बच्चों के लिए यह ओपन है कि वो सरकारी स्कूल में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकता है। उसके बाद यदि वह जागरूक हो गया है, स्कॉलरशिप प्राप्त करके पढ़ना चाहता, पढ़ने में तेज है, तो उसके बाद वो कर सकता है। लेकिन 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए यह फ्री एजुकेशन है, जो प्राइमरी एजुकेशन यानी कक्षा 1 से 8 तक लागू होता है। तो इस प्रकार से यह व्यवस्था पहले से चली आ रही सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के अनुपालन में अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा पारित 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के अनुपालन में किया गया। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि जो प्राथमिक शिक्षा है, कंपलसरी शिक्षा, उसकी व्यवस्था अर्जुन सिंह के समय में ही कर दी गई थी 93वें संविधान संशोधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत। मूल रूप से इसका उद्देश्य ओबीसी को 27% आरक्षण देना था, लेकिन गैर सहायता प्राप्त कॉन्वेंट स्कूलों में भी ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए कुछ आरक्षण जरूरी था, जो आज की डेट में विकलांगों सहित मैक्सिमम 25% होता है। ज्यादातर शिक्षण संस्थानों ने, जो कि सस्ते दर पर सरकार से जमीन लिए हैं, 25% सीटें ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए आरक्षित रख रखे हैं। हालांकि उसमें भी घोटाले की खबरें आती रहती हैं। खैर, वो तो विषयांतर हो जाएगा, हम लोग उस पर चर्चा नहीं करेंगे। इसी प्रकार से आगे हम लोग चर्चा करेंगे शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की। अभी हाल में एक फैसले में, जो कि एक सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा गया था, जन अभियान बनाम संघ राज्य 2022-23 के आधार पर, एक्चुअली 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। अभी हाल में कुछ महीने पहले, जब DY चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उस समय, तो ये मुकदमा, इस मुकदमे की सुनवाई एक्चुअली पंजाब 70 के दशक में पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह का एक मामला आया था। उसमें
वहाँ के पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ ने एक फैसला दिया था। उसी के खिलाफ पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट आई थी और सुप्रीम कोर्ट ने SC ST में सब कैटेगराइजेशन को मान्यता दे दिया था। जबकि ईवी चिनैया केस में वर्ष 2004 में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ ने इसके विपरीत फैसला दिया। और इस मामले में दो चीज़ें हम लोग समझेंगे। एक तो ये है कि जन अभियान का आंदोलन, जन अभियान बनाम भारत संघ का मामला एक अलग का मामला है, जिसके तहत नरेंद्र मोदी की सरकार ने अनुच्छेद 15(6) यानी अनुच्छेद 15 में उपवर्ग 6 जोड़ दिया और जिसके तहत उन्होंने 10% का आरक्षण प्रदान कर दिया उन लोगों को जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं, जिन्हें मीडिया वाले सवर्ण आरक्षण के तहत देखते हैं। और दूसरा, सब कैटेगराइजेशन, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्योरली आधारित है। इसके लिए अभी तक संविधान संशोधन कोई नहीं किया गया है। तो 15(3) तक ओरिजिनल था, 15(4) को पंडित नेहरू ने जोड़ा था, 15(5) को अर्जुन सिंह ने जोड़ा, 15(6) को नरेंद्र मोदी की सरकार ने जोड़ा। 15(6) जन अभियान बनाम भारत संघ का जो मामला 2022 का है, यह वास्तव में जोड़ा गया था आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को 10% आरक्षण देने के लिए 50% के इतर, यानी अब कुल आरक्षण 60% का हो गया है। इसे सबसे पहले गुजरात राज्य ने और बाद में धीरे धीरे बीजेपी और NDA शासित राज्यों ने लागू किया अपने अपने यहाँ। इसके लिए भी प्रक्रिया OBC वाली है। जो लिमिट है, अपर लिमिट है आर्थिक 8 लाख की, यानी 8 लाख सालाना इनकम है तो आप OBC में माने जाएंगे, आप क्रीमी लेयर में नहीं माने जाएंगे। और 1,000 वर्ग 1,500 वर्ग फीट वर्ग गज, सॉरी 1,500 वर्ग गज जमीन, 150 वर्ग गज जमीन शहर में नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम है तब आप OBC के माने जाएंगे। इसी तरह से सरकारी सेवाओं में अगर आपके मदर फादर हैं, क्लास 1 क्लास 2 या MLA MP हैं या मंत्री हैं, तो ऐसी दशा में आप OBC श्रेणी से बाहर हो जाएंगे। वहाँ क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लागू हो जाएगा। लेकिन SC ST पर क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लागू नहीं था, जिसे अभी सुप्रीम कोर्ट ने लागू कर दिया। ये जर्नैल सिंह ब्राह्म बनाम लक्ष्मी नारायण के केस में सबसे पहले वर्ष 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने राय व्यक्त किया था। उसी को अभी सब कैटेगराइजेशन को 7 जजों की संविधान पीठ ने 6-1 के बहुमत से, 6-1 के बहुमत से, यानी बेला एम त्रिवेदी ने इसका विरोध किया और सबने इसके पक्ष में फैसला दिया। सब कैटेगराइजेशन को मान्यता दे दिया है, जो कि ईवी चिनैया केस का विपरीत डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का। ईवी चिनैया केस में 5 जजों की संविधान पीठ ने वर्ष 2004 में सब कैटेगराइजेशन को मान्यता देने से मना कर दिया था, यानी SC ST में उपवर्गीकरण नहीं किया जा सकता, जिसे अभी सुप्रीम कोर्ट ने लागू कर दिया। यानी मोटे तौर पर जो मलाईदार परत का कॉन्सेप्ट OBC में लागू है, वही कॉन्सेप्ट अब SC ST के लिए भी लागू कर दिया गया। यही नहीं, आरक्षण का मामला थोड़ा पेचीदा है। इसमें M नागराज का एक केस है वर्ष 2006 का, ये प्रमोशन में आरक्षण से संबंधित है। हुआ ये कि मायावती जी ने बिजली परिषद में काम करने वाले, इलेक्ट्रिसिटी परिषद में काम करने वाले एक जूनियर इंजीनियर को प्रमोट करके SC बना दिया था। ये तो वही वाली बात हुई कि मेजर जनरल को प्रमोट करके सीधे जनरल बना दीजिए, तो लेफ्टिनेंट जनरल जो पहले मेजर जनरल के बॉस थे, वो अब उसके अधीन हो जाएंगे, यानी वो उनसे कमांड प्राप्त करने लगेंगे। जाहिर है मोटिवेशन लेवल, मोरल लेवल दोनों डाउन हो जाएगा। ऐसे में काम करने की जो हुब है वो ख़त्म हो जाएगी और धीरे धीरे युद्ध में पराजय का मुंह
देखना पड़ेगा, क्योंकि जनरल तो हर मोर्चे पर लड़ता नहीं है। जनरल तो बेसिकली नीति निर्माण में शामिल होता है। कमान देने का काम तो मेजर जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल ही करते हैं। तो दो लेफ्टिनेंट जनरल का खास करके मोटिवेशन लेवल खत्म हो जाएगा। ये वही वाली बात हुई, जूनियर इंजीनियर के ऊपर असिस्टेंट इंजीनियर होते हैं। तो जूनियर इंजीनियर अगर सुपरिंटेंडेंट बना दिया गया केवल इसलिए कि क्रम में असिस्टेंट इंजीनियर में कोई एससी नहीं था और सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर एससी के रिटायरमेंट के बाद वहाँ पोस्ट शेड्यूल कास्ट के लिए खाली हो रही थी, इस वजह से मायावती जी ने जूनियर इंजीनियर को प्रमोट करके सीधे एससी बना दिया था, यानी सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर बना दिया था। चूंकि असिस्टेंट इंजीनियर शायद 4 थे, चारों में ओबीसी और सवर्ण तो थे, लेकिन एससी कोई नहीं था, यानी शेड्यूल कास्ट कोई नहीं था या शेड्यूल ट्राइब कोई नहीं था। और रोटेशन में सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर के पद पर अब ओबीसी के बाद एससी या एसटी में से ही किसी एक को होना था। तो मायावती जी ने इसको जूनियर इंजीनियर एससी था एक, उसी को प्रमोट करके सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर बना दिया था। इसको नागराज ने चुनौती दिया था सुप्रीम कोर्ट में, वही एम नागराज केस के नाम से विख्यात है। एम नागराज बनाम भारत संघ का मामला हो गया था, चूंकि संविधान संशोधन का अधिकार तो केवल केंद्र को है और उसी ने आरक्षण दिया था। तो इस प्रकार से एम नागराज बनाम भारत संघ के तहत यह मुकदमा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने फिर उत्तर प्रदेश सरकार से और केंद्र सरकार से पूछा क्वांटिफिएबल डेटा, यानी ऐसे आंकड़े जिनका कोई परिमाण यानी गणितीय कोई आकलन हो, वो उपलब्ध कराइए। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने लक्ष्मी नारायण केस में, जर्नैल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण केस में इसे न देने की बात कही, यानी वर्ष 2018 से प्रमोशन में आरक्षण हो सकता है एससी एसटी के लिए, केवल ओबीसी के लिए नहीं या ईडब्ल्यूएस के लिए नहीं। तो इस प्रकार से अभी सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की संविधान पीठ ने इसमें सब कैटेगराइजेशन कर दिया। इसको भी लेकर के पूरे देश में एससी एसटी समुदाय ने काफ़ी बवाल काटा। खैर, वो एक अलग चर्चा का विषय है। मोटे तौर पर आप ये समझ लीजिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार सब कैटेगराइजेशन किया जा सकता है एससी एसटी में। हालांकि अधिकांश राज्यों ने इसे लागू करने में अपना रिलेक्टेंस यानी अनिच्छा जताई है। देखना है कि आने वाले समय में क्या होता है। तो इस प्रकार से मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि आरक्षण की जो वर्तमान व्यवस्था है उसमें 60% अगर सरकारी नौकरियों में अनुच्छेद 16 के तहत आरक्षण दिया जाता है, तो 60% आरक्षण ये शिक्षण संस्थानों जो कि भारत सरकार के द्वारा फंडेड हैं, आंशिक या पूर्ण रूप से वहाँ लागू है। पुनः अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 29 में भी अंतर है। अनुच्छेद 29 ये केवल अल्पसंख्यकों के लिए है, लेकिन अनुच्छेद 15 समाज के सभी वर्गों के लिए, जिसमें अल्पसंख्यक भी आ जाते हैं, उनके लिए है। ये आपको मूल अंतर समझना होगा अनुच्छेद 29 में, अनुच्छेद 15 में। खैर, कल हम सरकारी सेवा योजन में आरक्षण की बात चर्चा करेंगे, अनुच्छेद 16 पर चर्चा करेंगे। तब तक आप ये लेक्चर देखते रहिए, इसे एंजॉय करते रहिए, और अगर लेक्चर पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। आगे कोई भ्रम हो, कोई गलतफहमी हो तो आप मैसेज भेज करके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या मेरा लाइव क्लास भी ऑनलाइन चलता है, उसे अटेंड कर सकते हैं। धन्यवाद।